एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन है रिवीजन के लिए जिनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको मिलेगा, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन चल रहा होगा कि इस क्लास का PDF कहाँ से मिलेगा। तो आपको आज के करंट अफेयर्स का PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर अभी तक आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे करंट अफेयर्स की PDF फाइल ले सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि perchamclasses.in हमारी वेबसाइट पे हमने एक मैगजीन लॉन्च की है। उस मैगजीन में आपको लास्ट 5 इयर्स के SSC के डिफरेंट एग्जाम जैसे CGL, CHSL, MTS, CPO सभी के पेपर मिल जाएंगे। लगभग 10,000 PYQ को वहाँ पे कवर किया गया है। और आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च की थी हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज, और हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में चल रहा है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, जिसमें तराइन का बैटल हो चुका है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी है। खिलजियों तक हमने बातें कर ली हैं। आगे की बातें देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट। ओके है, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली हम पहुंच गए हैं चंद्रमा पे। और चंद्रमा पे हम पहली कंट्री बन गए हैं जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और हमारे मिशन का नाम था चंद्रयान 3। तो कल आप लोग ने डेफिनेटली न्यूज़ देखी होगी, लाइव वीडियो भी देखा होगा, ये स्ट्रीमिंग भी देखी होगी। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है मून के साउथ पोल पे और ऐसा करने वाली इंडिया पहली कंट्री बन गई है और इंडिया 4th नंबर की कंट्री बन गई है ओवरऑल जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है। आइए कुछ बातें हम कर लेते हैं अबाउट द चंद्रयान 3। तो सबसे पहली बात जो आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 को हमने किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया है। तो जनरली हम इसे GSLV Mark 3 के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको पता है इसका नाम चेंज करके LVM-3 कर दिया गया है। तो देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। डेस्टिनेशन क्या थी? चंद्रमा थी। हमने इसे लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से और इसका जो वेट था वो 3900 किलोग्राम का था। लैंडिंग साइट क्या थी? मून के साउथ पोल रीजन में हमको लैंड करना था और ऐसा करने वाले हम पहली कंट्री बन गए हैं। और हमने ये जो मिशन लॉन्च किया है वो है GSLV Mark 3 जिसका नाम चेंज करके हमने LVM-3 कर दिया है। तो LVM-3 की मदद से हमने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और चंद्रमा पे पहुंचने वाली हम 4th नंबर की कंट्री बन गए हैं इन द वर्ल्ड। इसके पहले रशिया, USA और चाइना ने भी चंद्रमा पे लैंडिंग की थी, लेकिन साउथ पोल पे जाने वाली हम पहली कंट्री हैं। हम दूसरी बन सकते थे अगर लूना 25 क्रैश नहीं होता, क्योंकि वो भी साउथ पोल पे ही लैंड करने की कोशिश कर रहा था। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। ये चंद्रयान 3 जो था वो भारत का 3rd नंबर का लूनर मिशन था, भारत का 3रे नंबर का लूनर मिशन था। इसके पहले हमने चंद्रयान 1 को भेजा था, फिर हमने चंद्रयान 2 को भेजा था और ये हमारा चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd नंबर का लूनर मिशन है। ठीक है, जिसको हमने सतीश धवन सेंटर स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था 2023 में और कल मतलब 23 अगस्त को इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे। और ऐसा करने वाली भारत जो है वो 1st नंबर की कंट्री बन गई है। क्लियर है इतनी चीज़ें? कुछ और बातें करेंगे हम इसके बारे में। अब क्या क्या चीज़ें इसने कैरी करी हैं, मॉड्यूल क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉड्यूल थे चंद्रमा 3 में बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट थे। पहला है प्रपोल्शन मॉड्यूल जिसका लाइफ है 3 to 6 मंथ। सेकेंड है लैंडर, और इस लैंडर को इंडिजीनियसली मतलब पूरे तरीके से इंडिया ने डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, और इस लैंडर का नाम है विक्रम। विक्रम हमने लैंडर भेजा और जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर का नाम है। तो प्रज्ञान रोवर है, लैंडर का नाम विक्रम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो साउथ पोल पे हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, पहला चीज इसका था, जिससे हम लूनर सरफेस की स्टडी कर सकें। लूनर सरफेस में स्टडी करने के अलावा हम यहाँ पे रोवर को चलाएंगे जिससे मून की सरफेस की और भी ज्यादा अच्छी स्टडी कर सके और कई सारे रिसर्च वर्क हमें करने हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको जो याद रखनी है वो बात यह है कि हम बात कर रहे हैं 1 लूनर डे
इसका जो लाइफ होगा ना हमारे लैंडर का, वो 1 लूनर डे होगा, और 1 लूनर डे जो है वो 14 अर्थ डे के बराबर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 लूनर डे जो है वो 14 अर्थ डे के बराबर होता है। मतलब हमारे पास 14 दिन का समय है, 14 दिन में हमें पूरा R&D करना है, सारी फोटोज को कलेक्ट करना है, और फिर अगला जब लूनर डे आएगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा पे अंधेरा हो जाएगा साउथ पोल पे, और जब वापस से रोशनी आएगी तो तब हमको चेक करना पड़ेगा क्या अभी भी हमारा जो लैंडर है वो काम कर रहा है या नहीं। पर फिलहाल हमारे पास 14 डेज का 14 अर्थ डे का समय है, जो कि इक्वल होता है 1 लूनर डे। ये हमारे मिशन की लाइफ है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा LBM-3 की मदद से इसको हमने लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें, आइए कुछ और बातें कर लेते हैं चंद्रयान 1 और 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 में, और इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग द PSLV C11। किससे लॉन्च किया था? लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C11। ये हमारा ऑर्बिटल मिशन था। ऑर्बिटल मिशन का क्या मतलब है कि चंद्रमा की ऑर्बिट में इसने चक्कर लगाए और हमें कुछ डिस्कवरी करके दी। इसने हमें बताया कि चंद्रमा की सरफेस पे पानी हो सकता है, H2O हो सकता है। तो इसका यही डिस्कवरी हुआ था कि इसने डिटेक्शन किया था वाटर का लूनर सरफेस पे। फिर हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 को हमने 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया था यूजिंग द GSLV Mark 3 M1 की मदद से। हालांकि हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, क्लियर। और फाइनली हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी करा दी है। सो ये हमारे लिए, हमारे इसरो के लिए अचीवमेंट है, और इसरो के चेयरमैन जो है वो S सोमनाथ है, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, आइए बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे NGT के बारे में। NGT क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसका काम क्या होता है? अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज में, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व या फॉरेस्ट रिजर्व में कोई एक्टिविटी हो रही है, या माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, या इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उन सब की सुनवाई करने का काम, उन सारी चीज़ों की टेक केयर करने का काम NGT करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का नाम आपको याद रखना है, पूरी कहानी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ओके। चलिए, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ NGT चेयरमैन। NGT के चेयरमैन इन्हें अपॉइंट किया गया है। NGT का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस शिव कुमार सिंह को। जस्टिस शिव कुमार सिंह को 6 जुलाई 2023 में ही अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने आदर्श गोयल को रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे जो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के। तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के रह चुके हैं? तो आपका कैलकाटा हाई कोर्ट के रह चुके हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट के रह चुके हैं कब से कब तक? फ्रॉम 11 अक्टूबर 2021 टू मार्च 2023। मतलब रिसेंटली मार्च में ही इनका रिटायरमेंट हुआ है, और उसके बाद इन्हें NGT का चेयरमैन बनाया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। कुछ बातें हमें NGT के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि MPPSC में डायरेक्टली एक क्वेश्चन बना था कि NGT का फॉर्मेशन कब हुआ। तो आंसर था 2010 में, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। इतनी चीजें। अब इस बॉडी में एक चेयरमैन होता है, इस बॉडी में एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन के अलावा कुछ जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। ये जो जुडिशियल मेंबर है और एक्सपर्ट मेंबर है, मिनिमम इनकी संख्या 10 है, बट मैक्सिमम 20 है, ठीक है। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर इस कमेटी में हो सकते हैं। इनका टेन्योर अगर देखेंगे तो 5 साल का इनका टेन्योर होता है, और इनकी रीअपॉइंटमेंट, पुनः नियुक्ति नहीं की जाती, ओके। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है NGT के चेयरमैन का विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करती है चेयरमैन NGT का, जिनका टेन्योर 5 साल का होता है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ओके। चलिए नेक्स्ट पर्सन हम देखेंगे जो न्यूज में है, सचिन तेंदुलकर। इन्हें नेशनल आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसके कारण ये लोगों को अवेयरनेस दिलाएं कि अपकमिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं, यूथ आए और आके वोटिंग में पार्टिसिपेट करे। इसलिए नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ने किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है, जो कि एक शानदार क्रिकेटर है, ओके।
तो सचिन तेंदुलकर रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर टू बूस्ट वोटर पार्टिसिपेशन। ठीक है, वोटर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर या फिर नेशनल आइकन बनाया है। और यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया है वो फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी प्रेजेंस में नई दिल्ली में 3 साल के लिए इस MOU को साइन किया गया है। लास्ट ईयर कमीशन ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन अपॉइंट किया था। डन। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। Who has been appointed as the new Chief Justice of Nepal? देखिएगा, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ के नेशनल एनिमल पूछ लिया जाता है, यहाँ के डांस फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो पड़ोसी राज्य है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हम बात करने वाले हैं Who has been appointed as the new Chief Justice of Nepal? नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ को नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है नेपाल का, और नेपाल में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, और ओथ भी इन्हें कराई गई है, शपथ ग्रहण कराई गई है। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र जी जो हैं वो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। ठीक है, नेपाल की कैपिटल सभी को पता है काठमांडू है, और जो काला पानी हमारा डिस्प्यूट चलता है वो नेपाल के साथ चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुई है, हम शॉर्ट में देखेंगे। थाईलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, और देखेंगे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, और इनका नाम है श्रीथा थविसन। श्रीथा थविसन ये हैं जिन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है थाईलैंड का। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट में एक न्यूज़ है कि यहाँ पे रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 4 MD अपॉइंट किए हैं, जो आपका 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं सेंट्रल बोर्ड में। ठीक है ना, तो ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया गया जैसे कि करंट अफेयर्स में कि बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति जिसे अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, उस हिसाब से मैं इसको बता देती हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4 डायरेक्टर को अपॉइंट किया है सेंट्रल बोर्ड में। वो 4 डायरेक्टर कौन है? तो केतन शिवाजी, फिर मृगंक मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत। इन 4 लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट किया है सेंट्रल बोर्ड में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये कुछ पर्सन्स थे न्यूज़ में जिनके बारे में हमने बात की। अब हम नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ एंड स्टेट न्यूज़ पे बात करेंगे। ओके, सबसे पहला है अस्मिता। अस्मिता पोर्टल और अस्मिता के लिए लोगो को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने, और यहाँ पर अस्मिता वीमेन लीग की भी शुरुआत की है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अस्मिता वीमेन लीग क्या है? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। उन्होंने जो खेलो इंडिया वीमेंस लीग है उसका नाम चेंज करके अस्मिता वीमेन लीग कर दिया है। क्या बोला मैंने कि जो खेलो इंडिया वीमेंस लीग है उसको ऑफिशियली अब अस्मिता वीमेन लीग के नाम से जाना जाएगा। इसका लोगो और इसके लिए एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए और स्पोर्ट के सेक्टर में वीमेंस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इंस्पायरिंग, यहाँ पे अस्मिता का फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, इसकी फुल फॉर्म है अस्मिता का। ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ना, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। अस्मिता जो पोर्टल है एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल या वेबसाइट है जहां पे अपकमिंग जो भी खेलो इंडिया लीग के प्रोग्राम्स होने हैं, स्पोर्ट्स होने हैं, उसके बारे में कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अभी देखिएगा जन्माष्टमी आने वाली है, और जन्माष्टमी में क्या होता है, दही हांडी का फेस्टिवल होता है ना। आप लोग ने पार्टिसिपेट किया होगा, कभी देखा होगा। तो दही हांडी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट का स्पोर्ट डिक्लेयर किया था, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें की जा रही हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज प्रो गोविंदा लीग
ऑन जन्माष्टमी। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रो गोविंदा लीग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी। इसमें 50,000 से ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी टीम में आएंगे और उसके बाद बढ़िया दही हांडी को फोड़ेंगे, ठीक है ना, इस प्रो गोविंदा लीग में। और यहाँ पे जो प्राइज मनी होगी, फर्स्ट प्राइज होगा 11 लाख रुपीज़ का, सेकेंड प्राइज है 7 लाख रुपीज़ एंड थर्ड प्राइज आपको 5 लाख रुपए का दिया जाएगा, ठीक है। प्रो गोविंदा लीग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 31 अगस्त को इन द लाइन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। प्रो गोविंदा लीग वुड बी हेल्ड एट द नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया एट बर्ली इन मुंबई। तो मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। डर है इतनी चीज़ें, कुछ और बातें कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने 2022 में ही दही हांडी को महाराष्ट्र का स्पोर्ट डिक्लेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 हैं अभी फिलहाल, अजीत पवार जी हैं और देवेंद्र फडणवीस जी हैं। गवर्नर है रमेश बैस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि छोटी छोटी सी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अलग अलग राज्यों के जो गवर्नर होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली बस तैयार है लेह में, ठीक है। इसको एनटीपीसी के द्वारा पावर दिया जा रहा है। तो न्यूज़ क्या है, एनटीपीसी ने लेह में भारत का पहला हाइड्रोजन परीक्षण बस का परीक्षण 3 महीने पहले इसका ट्रायल शुरू किया था। अब फाइनली बसेस को लॉन्च कर दिया गया है। सो हम पूरी न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ओके, तो इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस इन लेह। तो भारत ने लेह में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कर ली है, ठीक है। पब्लिक रोड पे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस आ चुकी है लेह में। क्लियर। लेह जो है वो हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट एरिया है लद्दाख का, और इसी यही जो लेह एरिया है यहाँ पर इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च कर दिया है, हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी और हाइड्रोजन की सप्लाई कौन करेगा, एनटीपीसी करेगा। एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई करेगी। एनटीपीसी सप्लाइंग 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस टू द लेह एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंफ्रा सिटी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने ना फ्यूलिंग स्टेशंस भी बनाए हैं, फ्यूलिंग स्टेशन को भी सेटअप किया है और 1.7 मेगावाट कैप्टिव सोलर प्लांट को भी लगाया है जिससे हाइड्रोजन को जनरेट किया जा सके। क्योंकि मैंने आपको कल हाइड्रोजन कैसे जनरेट होती है वो आपको बताया था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी आपको विंड प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से या सोलर प्लांट से मिल सकता है। इसलिए 1.7 मेगावाट का एनटीपीसी ने सोलर प्लांट लगाया है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फिर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर पाएंगे इन इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इन हाइड्रोजन बसेस के लिए। ये पूरा जो एरिया है जिसमें सोलर प्लांट लगाया है या दूसरा हमने फ्यूल स्टेशन वगैरह डेवलप कर रहा है, इसके लिए 7.5 एकड़ ज़मीन लेह ने लीज पर दी हुई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इन बसेस को किसने तैयार किया है, तो इन बसेस को तैयार किया है अशोक लेलैंड ने। इस बस का सप्लायर है और एक बस की जो कॉस्ट है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपीस की है। अब एनटीपीसी का एक छोटा सा टारगेट है, वो भी याद रख लेंगे आप। एनटीपीसी ने कमिटमेंट किया है कि वो 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगी बाय 2032, ठीक है। तो ये इसका टारगेट है, आपको टारगेट याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, अगेन एनजीटी न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जहाँ पर इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही थी और कई सारे माइनिंग जो एरियाज हैं वो लीज पे दिए हुए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल एनजीटी ने ऑर्डर दिया है कि ये सारी माइनिंग एक्टिविटीज स्टॉप कर दो। तो एनजीटी एक्शन रिगार्डिंग कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनऑथोराइज्ड माइनिंग। तो कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य में एनजीटी ने कार्रवाई की है और जो अनऑथोराइज्ड माइनिंग हो रही थी उसको स्टॉप करने की बात यहाँ पर की है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो आंसर हो जाएगा ये आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगी। ये आपका बन गया एक शानदार सा स्टैटिक क्वेश्चन। स्टैटिक वहीं से फ्रेम होते हैं जो कि करंट अफेयर्स में होते हैं। तो क्वेश्चन है कि कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। यहाँ पे 97 सैंड माइनिंग साइट आसपास जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पर इतनी माइंस एरिया जो है वो लीजिंग पे काम कर रही हैं। यहाँ पर एक एक्ट के ऊपर चर्चा की गई है कि
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, उसमें कहा गया है कि जो माइनिंग है वाइल्ड लाइफ सिस्टम में, इकोसिस्टम में, ये माइनिंग एक्टिविटी अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी और इलीगल भी है। ठीक है। इट इज़ अ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा, जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में। 1984 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तैयार किया गया था और ये पूरा छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर के पठार के रीजन में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इट इज कनेक्टेड विद अ सिमलीपाल रिजर्व। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिमलीपाल रिजर्व के साथ कनेक्टेड होती है विथ अ नेटो एंड द सुखूपाड़ा हिल रेंज। सुखूपाड़ा और नेटो हिल रेंज के साथ, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ या रिजर्व के साथ कनेक्ट भी होती है। क्लियर? अब यहाँ पे इस न्यूज़ को समझिए। इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की स्टडी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कहा गया था कि हम 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। हम 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। ऐसा किसने कहा था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कहा था। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली किसी सिटी में, किसी छोटे एरिया में एक क्लिनिक बनाना, उस क्लिनिक में पेशेंट जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी एक आईडी जनरेट करेंगे और एक QR कोड उनका जनरेट किया जाएगा। उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट होने के बाद जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, वो दी जाएंगी। कोई टेस्ट करना है तो वो होगा। इस तरीके से एक्सेसिबल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी हर घर तक पहुंचाना बेसिकली इसका मकसद है। इसलिए यहाँ पे कहा गया था कि 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे और पहला लॉन्च हो चुका है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मिजोरम में। ओके, तो फर्स्ट ABDM मतलब यही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट अंडर द 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च इन आइजॉल मिजोरम। तो आइजॉल मिजोरम में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 में से अपना पहला माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्लियर है? मैंने समझा दिया है आपको इसका मकसद क्या है। मीडियम और स्मॉल स्केल क्लिनिक प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये इसका मकसद है। आप चाहे तो इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली काम करेगा। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो विजिट कर सकते हैं इन माइक्रो हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स को। उसके बाद अपनी ID क्रिएट करेंगे। पेशेंट जो है वो स्कैन कर सकते हैं फैसिलिटीज़ बाय द यूजिंग द QR कोड और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका माइक्रोसाइट्स कवर करते हैं और काम करेंगे। बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पर हमको ना 3 लोग मिले हैं। हमको यहाँ पे 3 लोग मिले हैं जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए हैं इस पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के। मतलब ये 3 लोग अगर खत्म हो जाएंगे तो ये पूरी ट्राइब ही खत्म हो जाएगी। उस ट्राइब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। सो लास्ट सर्वाइवर ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिरिपकुरा फाउंड इन द ब्राज़ील। तो यहाँ पे एक ट्राइब हमको मिली है जिसका नाम है पिरिपकुरा ट्राइब, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में रहती है और लास्ट 3 सर्वाइवल ही बचे हुए हैं। इसके बाद ये ट्राइब खत्म हो जाएगी, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पिरिपकुरा जो आपका ट्राइब है वो कहाँ पे मिलती है? ब्राज़ील में मिलती है। भले ही ये 3 हैं, समझिएगा, भले ही केवल और केवल 3 है, लेकिन फिर भी ये जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट हो रहा है, इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है, उसके लिए स्टिल ये लोग फाइट कर रहे हैं 3 होते हुए भी। ठीक है, तो ये जो पिरिपकुरा ट्राइब है ये आपको मैटो ग्रोसो रीजन ब्राज़ील में देखने को मिलेगी और एक नोमेडिक ट्राइब है, मतलब खानाबदोश जीवन जीती है, जंगलों में घूमती रहती है और आज का जो कल्चर है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी दूर है। अभी भी अपने पुराने जो ट्राइबल कल्चर है और लाइफ स्टाइल है उनको ही ये लोग फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। ठीक है, ये जो इंडिजीनियस ग्रुप है ये कई सारे सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिनमें से माइनिंग है और दूसरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इसमें कई सारी ट्राइब रहती है। कुछ ट्राइब्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो पहली ट्राइब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यानोमामी ट्राइब। ये एक लार्जेस्ट इंडिजीनियस ग्रुप है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहता है और कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील और वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट है कायापो। ठीक है, ये ट्राइब भी आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगी
और ये भी अपने वाइब्रेंट ट्रेडिशन के लिए जानी जाती है, टैटू वगैरह, पेंटिंग वगैरह करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अशनीनिका, ये आपको पेरू और ब्राज़ील में देखने को मिलेगी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ही एक ट्राइब है। नेक्स्ट है तुकानो ट्राइब। तुकानो ट्राइब आपको ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुला में देखने को मिलेगी, ठीक है। और आबा ट्राइब जो है वो मोस्ट इंडेंजर्ड ट्राइब है, इसके भी कुछ लोग ही बचे हुए हैं, ब्राज़ील में पाई जाती है ये भी। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हैं, आप लिस्ट बना के इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस त्रिकंद के बारे में। ये फाइनली पहुंचा ईरान, और ईरान जब पहुंचा तो उसका एकदम बहुत दिल से वेलकम किया गया, इसलिए न्यूज़ में है। लेकिन हमारे लिए अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एफकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिहाज से ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आईएनएस त्रिकंद को किसने मैन्युफैक्चर किया, या फिर इसको कब कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, एटसेट्रा। ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीएस वगैरह एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मुझे पता है हमारे कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिफेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अबाउट द आईएनएस त्रिकंद, इंडियन नेवल शिप आईएनएस त्रिकंद जो है उसको वार्म वेलकम मिला जब वो पहुंच गई कहां पे, ईरान की पोर्ट में। ईरान की पोर्ट सिटी का नाम क्या है, बंदर अब्बास। तो आपको याद रखना ईरान की पोर्ट सिटी का नाम क्या है, बंदर अब्बास। वहां पर आईएनएस त्रिकंद पहुंचा है। ये बेसिकली तलवार क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इंडियन नेवी की तलवार क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। इसको तैयार किया है यंतर शिपयार्ड रशिया के द्वारा इसे तैयार किया गया है, और इंडियन नेवी में इसे 2013 में 29 जून 2013 में इसे कमीशन किया गया था। अब इसका नाम त्रिकंद कैसे पड़ा, तो पोरबंदर गुजरात में एक फोर्ट है, एक किला है, उस किले के नाम पर इस शिप का नाम त्रिकंद पड़ा है। तो त्रिकंद फोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, पोरबंदर गुजरात में मिलेगा, जिसके नाम पे इसका नाम आईएनएस त्रिकंद रखा गया है, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पर कमीशन की गई थी, कहाँ पे काम कर रही थी, तो ये इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट में ऑपरेट हो रही थी, वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर मुंबई में। इसमें कई सारे सेंसर हैं, वेपन्स सिस्टम है, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी इसमें, और 100 mm मेन गन भी इसमें लोडेड आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारे एडवांस फीचर के साथ आईएनएस त्रिकंद तैयार है और इंडियन नेवी को सर्व कर रही है। क्लियर इतनी चीज़ें? तो ये थी आज की हमारी करेंट अफेयर्स की न्यूज़। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट द फर्स्ट एवर प्रो गोविंदा लीग इन द स्टेट। सो प्रो गोविंदा लीग कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है, आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कल मैंने एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम है आयरिश। इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यश बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद आया, क्रिकेटर साहब है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षय ऊर्जा डे, याद आया, अक्षय ऊर्जा डे, सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा डे सेम डे मनाए जाते हैं। इस दिन की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वही दिन है, ये दिन है आपका 20 अगस्त का, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस स्कीम का नाम बताना है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 ई बसेस का ऑर्डर दिया है, और ये बसेस पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने वाली हैं। सो आंसर हो जाएगा पीएम ई बस सेवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपांड किया गया है 5 साल के लिए, 2021-22 से 2025-26 तक के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सटेंशन मिला है। जब एक्सटेंशन किया गया है तो पैसे भी लगेंगे, तो कितने पैसे दे दिए हैं, तो 14,000 करोड़ 14,903 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलॉट किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को ओरिजिनली कब साइन किया था। मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी कि इंडिया और आसियान जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करेंगे बाय 2025, याद आया। इस एग्रीमेंट को 2009 में साइन किया गया था, 2009 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है ओणम फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है केरला में। ये फेस्टिवल कितने दिनों तक चलेगा? 5, 7, 9 या 10? ऑप्शन हो जाएगा 10। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप कहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं 15वें नंबर की ब्रिक्स समिट पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? तो आंसर हो जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश की स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग देने के बाद 8,000 से 10,000 रुपीज स्टाइफन दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ बाइकॉम 18 डिजिटल बिजनेस डिवीजन? 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर आपको लगता है आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम करेंगे कल के वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। काफ़ी कुछ और भी डिस्कशन करने के लिए है, जैसे कि एक नया बैक्टीरिया मिला है जो कि मीथेन गैस को खा जाता है, वो भी मुझे डिस्कस करना है। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग से मस्टर्ड की नई वैरायटी बनाई है, वो भी हमें डिस्कस करना है। तो काफ़ी कुछ नया है सीखने के लिए, हम कल डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।